हाय गाइस, वेलकम टू फूड टेक की बात विद अविनाश। तो यार, कैसे हो आप लोग? होपफुली सारे अच्छे हो गए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यार कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो हमारे घर पर रोज होते हैं। हम लोग उसे देखते हैं बट उसे इग्नोर कर देते हैं हम, या फिर हमें नहीं पता कि उसके पीछे की साइंस क्या है। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी ने अपने घर में कभी ना कभी ये तो जरूर सोचा होगा यार, जब मम्मी या घर पे कोई भी जब ये रोटी बनाता है तो रोटी के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स क्यों पड़ते हैं? मे बी हर एक भी नहीं पड़ते, शायद से पड़ जाना चाहिए, हर एक भी नहीं पड़ते। सिमिलरली जब हम लोग ब्रेड को टोस्ट करते हैं तो ब्राउन कलर का ही क्यों होता है? या फिर एक सेब को काट के रख दिया, मतलब आधा भी खा लिया, फिर मन किया कि आधा थोड़ी देर बाद खाऊंगा, तो उसमें ये ब्राउन स्पॉट्स क्यों गए, या फिर वो ब्राउन कलर में क्यों गए, रेडिश ब्राउन क्यों हो गया? तो इन सभी के पीछे होते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते। आज हम लोग इन्हीं केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जो हमारे फूड मटेरियल होते हैं उनके जनरली ब्राउन होने के दो कारण होते हैं। पहली होती है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, तो किसी एंजाइम की वजह से वो ब्राउन हो गए। दूसरी होती है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शंस। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शंस के बारे में। तो जब एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शंस होती हैं तो उस रिएक्शन में कहीं ना कहीं एक एंजाइम का रोल होता है। तो सिमिलरली एक एंजाइम है जिसका नाम है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज, पीपीओ, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। एक एंजाइम है जो एक कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है, इसके अंदर कॉपर होता है। तो जब हम लोग एक सेब को हाफ काट करके एक तरफ रखते हैं थोड़े 2-3 घंटे के लिए तो वो ब्राउन होता है। तो उसमें क्या रिएक्शन होता है? ये जो पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज है ना, ये जो हमारा सेब है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है ऑर्थोडाइफेनॉल्स। ऑर्थोडाइफेनॉल्स को ये पीपीओ, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज जाकर के ऑक्सीडाइज करता है एंड कन्वर्ट्स दैट इनटू अ कंपाउंड नेम्ड ऑर्थोफिनॉल। एंड देन ऑर्थोफिनॉल क्या करता है, वो फिर पॉलीमराइज होता है। पॉलीमराइज होने के बाद वो एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है मेलानिन, जो कि एक ब्राउन पिगमेंट है, जिसकी वजह से जो हमारा सेब होता है वो ब्राउन दिखना स्टार्ट हो जाता है। एंड यार, जब हम पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एक बात आपको और बता दूं मैं, जैसे इंडिया के अंदर में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अगर आप बात करो तो लोगों को व्हाइट बनाने के या उनको गोरा बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स वाइड रेंज ऑफ अवेलेबल है। सिमिलरली अगर आप वेस्ट की तरफ जाओ, अमेरिका में जाओ, तो वहां पर जो लोग हाईली वाइटर स्किन टोन में होते हैं दे अप्लाई टैनिन क्रीम्स और ऐसे प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं ताकि उनकी स्किन टैन हो या फिर थोड़ा डार्कर स्किन की तरफ आए, थोड़ा सांवला हो जाए, so दैट उनकी स्किन थोड़ी इवन दिखे। तो बेसिकली आपका स्किन टोन वाइट है, ब्लैक है और एनीथिंग इट इज, इट्स हाईली डिपेंड अपॉन द मेलानिन कंटेंट इन योर स्किन। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार, ये मेलानिन तो भाई बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही मे बी कोई भी चीज हो, लेकिन इससे हमारा फायदा क्या है? ये तो नुकसान ही कर रहा है। मैंने सेब रखा था यार, उसमें ब्राउनिंग होगी, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। क्यों वो अच्छा? इसलिए है, इट इज वेरी मच एडवांटेजियस टू अस बिकॉज melanin gives you antimicrobial properties which prevents the fruits and plants from getting infected or getting inflamed. Similarly, जो मेलानिन होता है उसके अंदर एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज तो है ही, वो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, आल्सो इट हैज एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। सो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्लांट्स एंड फ्रूट्स। सिमिलरली अगर बात करो तो हमारी जो कुछ रेगुलर नीड्स की चीजें हैं लाइक टी, कॉफी, ग्रोइंग्स, रेजिन्स, ऑल दीज थिंग्स, तो इनमें मेलानिन इज मच फेवरेबल टू अस बिकॉज इनका जो कलर है वो इसी की वजह से होता है। सो गाइस, यार अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस। तो जो मेलानिन है उसके कई डिसएडवांटेजेस हैं कि ये प्रोडक्ट को अनएक्सेप्टेबल बना देता है, बैड ऑर्डर क्रिएट करता है, बैड कलर हो जाता है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। सिमिलरली इट डिग्रेड्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ आवर फ्रूट्स। अगर उसमें ब्राउनिंग हो जाती है, तो अगर सेब में ब्राउनिंग होगी तो डेफिनेटली उसके न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स कम हो गए। एंड नाउ आप सोच रहे हो कि अगर हमें बचना है तो हम कैसे बच सकते हैं इससे? तो जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं उनके प्रिवेंशन में जनरली आता है कि हम पीएच चेंज करते हैं बिकॉज एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर वेरी मच सेंसिटिव टू द पीएच। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर सेब को, अगर कटी हुई सेब को रखना है तो थोड़ा नींबू का रस लगा दो, क्योंकि थोड़ा एसिडिक इन्वायरमेंट बन जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम का रिएक्शन एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है। The other things are like blanching. Blanching is also a process that
degrades or that stops the enzymatic browning reactions. Similarly, other methods are also there enzymatic browning को रोकने के लिए. And that's all about the enzymatic browning. So guys, now let's discuss the non-enzymatic browning. So basically जब हम non-enzymatic browning की बात करते हैं तो इसमें 4 मेजर तरह के रिएक्शंस हैं. सबसे पहला है Maillard reaction, the second one is caramelization, the third one is ascorbic acid browning, the fourth one is metal polyphenol browning. So इन्हीं 4 की वजह से नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होता है जनरली. एंड अगर हम इन चारों को अलग अलग डिस्कस करने जाएंगे सो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी. तो यार आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इन चारों के ऊपर अलग अलग एक वीडियो चाहिए ताकि आपको उसमें सभी ब्राउनिंग रिएक्शन के बारे में अच्छे समझ में. इस वीडियो में तो हम लोग सिर्फ मेलार्ड रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं. सो गाइस लेट्स स्टार्ट अपॉन द मेलार्ड रिएक्शन. तो दोस्तों यार हम लोग डिस्कस करते हैं मेलार्ड रिएक्शन के बारे में. ठीक है, तो मेलार्ड रिएक्शन एक्चुअली में एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिसमें स्टार्टिंग तब होती है जब एक कार्बोनिल कंपाउंड एक अमाइन कंपाउंड से रिएक्ट करके कंडेंस करके एक पिगमेंट बनाता है. तो बेसिकली ये कोई ऐसी कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड नहीं हो सकता. ये एक रिड्यूसिंग शुगर होना चाहिए एंड साथ साथ अमीनो एसिड होना चाहिए. तो रिड्यूसिंग शुगर और अमीनो एसिड साथ में रिएक्ट करके कंडेंस करके एक ब्राउन पिगमेंट बनाते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं मेलेनॉइडीन्स. एंड ये इनका विजुअल सिमिलैरिटी काफी ज्यादा होता है मेलानिन के साथ जो कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में प्रोडक्ट बनता था, एंड प्रोडक्ट. ठीक है, तो बेसिकली जो पूरी की पूरी बेकरी इंडस्ट्री है वर्ल्ड में वो या फिर फ्लेवर इंडस्ट्री है वो इस रिएक्शन पर काफी हद तक डिपेंडेंट है. एंड आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जब मेलार्ड रिएक्शन होता है तो जो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट होते हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक ब्रेड को टोस्ट करते हैं जिसमें कि मेलार्ड रिएक्शन की वजह से उसकी सरफेस की ब्राउनिंग होती है तो जो प्रोटीन कंटेंट होता है दैट रिड्यूसेस टू नियर अबाउट हाफ. सो इसीलिए ज्यादा अगर मेलार्ड रिएक्शन है तो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट एडवर्सली अफेक्ट होते हैं. एंड आपने कभी अगर फ्रेंच फ्राइज खाया होगा तो वो जो ब्राउन फ्रेंच फ्राइज होते हैं थोड़ी रोस्टेड फ्रेंच फ्राइज होती हैं वो काफी टेस्टी लगती हैं. तो इसी वजह से क्योंकि जैसा अमीनो एसिड रिएक्शन में पार्ट लेगा उसके हिसाब से ही फ्लेवर जनरेट होता है एंड प्रोडक्ट में. ठीक है, तो इस वजह से हर तरह का रोस्टेड मटेरियल का फ्लेवर अलग आता है. अगर आप रोस्टेड मीट खाते हैं तो उसका फ्लेवर अलग होता है. अगर आप टोस्ट खाते हो तो उसका फ्लेवर अलग आता है. सिमिलरली अगर आप पोटैटो खाते हो तो उसका अलग फ्लेवर आता है. सो नाउ गाइस यार अब हम लोग बात करते हैं डेक्सट्रिनाइजेशन के बारे में. आपने अगर घर में कभी भी बेकिंग किया होगा, कभी केक बनाया होगा तो आपने जरूर देखा होगा कि वहां पर एक गोल्डन ब्राउन का कलर डेवलप होता है जो कि डेक्सट्रिनाइजेशन प्रोसेस की वजह से ही होता है. तो बेसिकली इसके पीछे का साइंस ये है कि आप अगर किसी भी स्टार्च को अगर आप उसको ड्राई हीट प्रोवाइड करोगे तो वो डिसइंटीग्रेट होता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो डेक्सट्रीन्स होते हैं. क्योंकि स्टार्च तो पॉलीसेकेराइड है, फिर अगर हमने उसको हीट दिया तो वो डेक्सट्रीन्स में कन्वर्ट हुआ. देन अब अगर डेक्सट्रीन्स को हम और भी ज्यादा हीट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू माल्टोज जहां पर माल्टोज एक डाइसेक्राइड है. एंड देन इफ माल्टोज को भी हम और हीट करेंगे तो वो ग्लूकोज बना लेगा. ठीक है, तो इस डेक्सट्रिनाइजेशन प्रोसेस की वजह से ही जो हमारा बेक प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा मीठा लगता है खाने में हमको. एंड ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी हो जाता है क्योंकि जो आउटर क्रस्ट इतना क्रंची होता है ब्रेड का वो इसी की वजह से होता है. इसी रिएक्शन की वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है. तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के बिल्कुल एंड पर. तो यार लास्ट टाइम मैंने आपसे एक सवाल पूछा था हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, और उसके सही आंसर दिए थे संयोगिता यादव, प्रज्वल त्यागी एंड स्क्रिप्टिंग सोल अलॉन्ग विद भूमिटेक. तो भाई आप सभी लोगों को यार कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि आपने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था और उसका आंसर भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही है. एंड गाइस आज के लिए आपका क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द इंस्ट्रूमेंट क्रिस्कोग्राफर एंड फॉर व्हाट द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड. ओके, तो इस आंसर का मुझे कमेंट करके बताओ और जो लोग सही आंसर बताओगे उन्हें मैं अगले वीडियो में फीचर करूंगा. सो गाइस आप लगातार कमेंट करके मुझे बताते रहो सही आंसर क्या है. एंड यार मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि यार मेरी लास्ट वीडियो पर आप सभी लोगों ने 200+ व्यूज लेकर के आए. सो गाइस थैंक यू वेरी मच. इस तरह से प्यार करते रहो यार. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इट्स गुड बाय फ्रॉम अविनाश नटी.